हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट कमेटीज। 4 कमेटीज जो हैं वो हम कवर करेंगे और ये कमेटीज वो ही कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम्स में बार बार जो है रिपीट होती हैं। और इस तरीके से हम कवर करेंगे कि हमें क्लास में ही क्या हो जाए, याद हो जाए। आपको पता है कि हम इस क्लास में फैक्ट बेस्ड सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, जितनी भी कमेटीज, जितने भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस याद करते हैं, वो सारे निमोनिक्स से करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि क्लास में हमें सारे के सारे याद हो जाए। तो कौन कौन सी कमेटीज हम कवर करेंगे? एक तो हम करेंगे टैक्सेशन कमेटी। टैक्सेशन कमेटी के बाद जो कमेटी हम कवर करेंगे वो करेंगे हम पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी, सेकंड नंबर पे। थर्ड कमेटी जो हम कवर करेंगे आज इस क्लास में वो करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो कमेटीज हैं। और लास्ट में हम करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कमेटीज। ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कमेटीज से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और उन क्वेश्चंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना और याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो उस चीज को आसान बना के मैं आपको दे रही हूँ, बट आपको याद करना आपका काम है। अब देखो, मैं इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूंगी। क्रोनोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या फैक्ट बेस्ड सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नहीं दूंगी। उसका सबसे बड़ा आंसर ये है, देखो आपको ये कमेटीज हर जगह मिल जाएंगी, ये पीडीएफ भी हर जगह मिल जाएगी कि कमेटीज की पीडीएफ मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लास में याद करवाना है। तो आपको क्या करना है, अपने जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की एक अलग से नोटबुक बनानी है। पतली सी नोटबुक बना लो, एक छोटी सी डायरी बना लो चाहे, और उसमें आप पहले क्लास देखते हो तो पहले आप निमोनिक जो है, निमोनिक जो होता है ना क्लास का, वो सबसे ऊपर ऊपर आप किस पर्टिकुलर चीज के लिए ये क्लास देख रहे हो। जैसे आप किसी भी कोई भी पर्टिकुलर क्लास कर रहे हो, जैसे आपने थ्योरीज की देखी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो आप निमोनिक लिखोगे सिर्फ क्लास से, और उसके बाद अंडरलाइन करोगे और वो खुद से लिखोगे कि इसके अंदर कौन कौन सी कमेटीज जो हैं या कौन कौन सी चीजें जो हैं वो हमने कवर की हैं। इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगी और आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एग्जाम तक, एग्जाम में आपको ये होगा कि क्वेश्चन देखते ही आप अरेंज कर दोगे। जहां पे हमारे नंबर कटते हैं और जहां पे नहीं कटने चाहिए, वहां मैं चाहती हूँ कटे ही ना। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके गलत हो जाए, क्योंकि ये चीजें हमें पता है अच्छे से, सबको पता है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बट याद कोई करता नहीं है क्योंकि याद होता नहीं है। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचे, उनको याद हो जाए अच्छे से, और बस आपको बेनिफिट और एग्जाम क्लियर कर लो, इतना ही काफी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टैक्सेशन कमेटी से। सबसे पहले हम कमेटीज डिस्कस करेंगे और उसके बाद निमोनिक से उसे याद करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारी है इंडियन टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी, जो किसने चेयर की थी? सर चार्ल्स टोडर हंटर ने की थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपकी कमेटी है वो है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, 1953-54 में आया था। जॉन मथाई कमेटी है, ये नाम आ चुका है। टाइटल रिपोर्ट ऑफ द टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, और ये कमीशन किस लिए बनाया गया था? to make a comprehensive inquiry into the system of taxation in this country, कि इस कंट्री में क्या टैक्सेशन सिस्टम है, उसके ऊपर क्या करनी है, एक कंप्लीट इंक्वायरी करनी है। थर्ड नंबर पे जो हमारी कमेटी थी, कमीशन था, इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन, कैल्डोर, 1956 में आया था। ओके, नाउ फोर्थ नंबर पे हमारी जो कमेटी थी वो क्या थी? डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी कब? 1958 में की थी। चेयर्ड किया था किसने? महावीर त्यागी जी ने किया था। फिफ्थ नंबर पे आपकी जो कमेटी है भूतलिंगम कमेटी, नाम सुना होगा ये आपने। टैक्स कमेटी किसके लिए? फॉर रेशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, कि हमें डायरेक्ट टैक्स को कैसे रेशनलाइज करना है, उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए जो कमेटी बनी थी वो थी भूतलिंगम कमेटी। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट कमेटी, 6 नंबर पे जो हमारी कमेटी है वो है डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, जिसे वेंचो कमेटी भी कहते हैं। 1970 और 71 में आई थी 6 नंबर पे। ओके, ये सारी कमेटीज इंपॉर्टेंट है, भूतलिंगम, वेंचो, के.एन. राज, एल.के. झा, चौकसी, चेलिया, ये सब कमेटीज इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा, इसके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। 7th नंबर पे जो आपकी कमेटी है के.एन. राज कमेटी, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, वेल्थ एंड इनकम, 1972 में आई थी। 8 नंबर पे आपकी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, एल.के. झा कमेटी भी जिसे कहते हैं क्योंकि इन्होंने चेयर किया था इसे, कब? 1977 में। 9th नंबर पे जो आपकी कमेटी है वो है चौकसी कमेटी, 1977-78 में आई थी। 10th नंबर पे आपकी कमेटी कौन सी है? चेलिया कमेटी, 1991। टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी, जो किसने चेयर की थी? डॉक्टर राजा जे चेलिया। अभी आप इसका निमोनिक देखोगे तो आपको लगेगा वाह, इतनी आसानी से हम याद भी कर सकते हैं, इतना मस्त निमोनिक बनाया है।
मतलब मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता, बट मुझे लगता है कि मैं अपना दिमाग चलाती हूँ तो सही चलता है, सही तरीके से निमोनिक्स बन जाते हैं। 11th रेखी कमेटी, फोकस ऑन इनडायरेक्ट टैक्स 1993। 12th नंबर पे जो आपकी कमेटी है विजय केलकर कमेटी, जिन्होंने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन और रेशनलाइजेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले जो कमेटी बनी थी उसका था सिर्फ डायरेक्ट टैक्स को सिंपल और रेशनलाइज करना है। विजय केलकर कमेटी जो आई उसका मतलब था कि वो डायरेक्ट टैक्स को भी रेशनलाइज सिंप्लीफाई करे और इनडायरेक्ट टैक्स को भी करे। 2002 में आई थी, ठीक है। 13 नंबर पे जो आपकी कमेटी है वो है कल्याणी मेनन सेन कमेटी, 2002 में आई थी, जिसका काम क्या था, टू एग्जामिन एंड रिकमेंड करना मेजर्स टू सिंप्लीफाई कस्टम एंड एक्साइज प्रोसीजर्स। जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स 2017 से पहले थे, जीएसटी से पहले थे। अच्छा, जीएसटी कब आया था, डेट लिख के दोगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना, कम से कम कर दिया करो, थोड़े बहुत एफर्ट लगा लिया करो ना, लाइक करते हो ना शेयर करते हो। अब कम से कम शेयर ही कर दो चैनल, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए फ्री में। 13th कल्याणी मेनन सेन कमेटी। 14th नंबर पे डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 30 अगस्त 2010 इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। 15th टी आर रुस्तगी कमेटी 2011, जिसका काम क्या था, टू सिंप्लीफाई करना, स्ट्रीमलाइन करना द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ सर्विस टैक्स रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम इन सबको याद भी करेंगे, अभी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा बट थोड़ा सा सहन कर लो, अभी एक निमोनिक से याद करेंगे, मजा आएगा। 16 नंबर पे प्रशस्ति शॉम कमेटी 2012, रिव्यू करना द प्रपोज जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इन द फाइनेंस एक्ट 2012। अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी, जिन्होंने अपनी सबमिट की थी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 6 दिसंबर 2015 में, जिसमें उन्होंने डिजाइन किया था जीएसटी। 18th पे आई थी आपकी टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, जो चेयर किया था किसने, प्रशस्ति शॉम जी ने ही किया था। सेम 19th में आपकी जीएसटी काउंसिल बनी थी, 2017 में जीएसटी आया था, आपको डेट बतानी है, ठीक है। ये नहीं पूछा मैंने कौन से ईयर में आया था, लिख दिया है क्योंकि मैंने वो, आपको डेट बतानी है किस दिन जीएसटी आया था। नोट अ कमेटी बट अ की बॉडी, कोई कमेटी नहीं थी जीएसटी काउंसिल, बॉडी है, हम सबको पता है, फाइनेंस मिनिस्टर ने चेयर किया था, फॉर्मुलेट किया था जीएसटी की पॉलिसीज को, और ऑनगोइंग हमें क्या डिसीजन मेकिंग जो है वो अपनी रखनी है। लास्ट में जो आपकी कमेटी है वो है डायरेक्ट टैक्स कोड टास्क फोर्स, अखिलेश रंजन जी ने चेयर किया था इसको, ड्राफ्ट किया था एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड रूल, ठीक है। 20 हमारी ये टोटल कमेटी है जो टैक्सेशन की कमेटी है, लेकिन 20 की 20 हमें याद नहीं रखनी है, हमें जो याद रखनी है वो रखनी है यहाँ तक, 12th नंबर तक याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से। 12th के बाद सिर्फ नजर घुमा लेना और ये लिख लेना, बस आपकी नजर में होनी चाहिए कि हाँ ये कमेटी आई है। लास्ट में लास्ट हमारी जीएसटी काउंसिल ये आई थी क्रोनोलॉजी में, ठीक है। जीएसटी काउंसिल वाला आया था क्रोनोलॉजी में कि ऊपर की सारी कमेटीज दे दी थी और एक जीएसटी काउंसिल भी लिखा था, तो शायद सारी दुनिया को पता है कि जीएसटी काउंसिल सबसे लेटेस्ट आया था। उसके बाद ये है आपकी डायरेक्ट टैक्स कोड टास्क फोर्स, ठीक है। हमें जो याद रखनी है वो 12th तक रखनी है, और कैसे रखनी है उसके लिए एक आपके सामने एक बढ़िया सा निमोनिक मैं पेश करती हूँ, और वो क्या है, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने कमीशन से कहा इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स लाने हैं डायरेक्ट टैक्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि भूत जो है, हंसना मत, क्योंकि भूत इंक्वायरी कर रहा है बेंचों की, क्योंकि वो राज करेगा इनडायरेक्टली झा के साथ, हमें चौकस रहना पड़ेगा। चौकस वर्ड किस किस को पता है कि चौकस रहना पड़ेगा, अटेंटिव, अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि चेला है रेखी और केलकर का, क्योंकि वो चेला है रेखी और केलकर का। तो टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने कमीशन से कहा, ठीक है, कमेटी बनी और कमेटी ने कमीशन से कहा कि इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स हमें लाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें इंडिया में टैक्स रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट टैक्स का क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि भूत इंक्वायरी करने वाला है किसकी, वेंचो की, और वेंचो क्या करेगा, राज करेगा, इनडायरेक्टली करेगा, डायरेक्टली राज नहीं करेगा, इनडायरेक्टली करेगा झा के साथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा एकदम, क्योंकि वो चेला है रेखी और केलकर का, इसलिए, ठीक है। ये हंसना मत कि मैम क्या बना देते हो, ये क्या निमोनिक है, बट भाई याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और ये बस मैंने खुद ही बैठ के बना दिया निमोनिक कि ये बढ़िया निमोनिक लग रहा है। तो ये निमोनिक पूरे ही यूट्यूब में आप कहीं पे भी चले जाना, कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी खुद की दिमाग की है, ये मैंने खुद से बनाया ये निमोनिक। तो देखो, सबसे पहले इंडियन टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी हो गया फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद है आपकी टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन सेकंड, उसके बाद है आपके इंडियन टैक्स रिफॉर्म स्केल कर थर्ड नंबर, उसके बाद है आपकी थर्ड नंबर के बाद फोर्थ है डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। तो क्या हो गई हमारी डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी। फोर्थ के बाद
जो आपकी फिफ्थ है डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, फिफ्थ है आपकी भूतलिंगम कमेटी। तो फोर्थ तो होगी डायरेक्ट टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन की, फिफ्थ हो गई आपकी ये भूतलिंगम इंक्वायरी। उसके बाद भूतलिंगम के बाद कौन है, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, या फिर जिसे हमने क्या कहा है बेंचो, फिफ्थ, और ये हो गई आपके सिक्स्थ बेंचो। उसके बाद है आपकी राज 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 के एन राज, सेवंथ नंबर की। के एन राज के बाद इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, या फिर क्या कहते हैं हम उसे, एल के जहा कमेटी, तो सेवंथ नंबर की, और ये हो गई आपकी एट्थ नंबर की। ठीक है, एट्थ के बाद हमें क्या रहना पड़ेगा, चौकस रहना पड़ेगा। तो कौन सी कमेटी आ गई, चौकसी कमेटी, क्योंकि वो चेला है। चेला है किसका, रेखी और केलकर का। चेला है किसका, रेखी और केलकर का। तो 9, 10 चेला है, रेखी और केलकर का। तो 12th तक आपकी जितनी भी टैक्सेशन कमेटीज हैं वो आपको याद हो जानी चाहिए। लिख के जाओगे क्लास के बाद कि यस मैम याद हो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा आओ और दोबारा वही यही सब लिखो। भाई क्लास में आए हो, याद करके जाओगे, इतना प्रॉमिस करके जाओगे कि मैम हम क्लास में आते हैं और हमें क्लास में ही याद हो जाता है। एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, दूसरी बात कि आप दोबारा घूम के आओगे नहीं कि मुझे दोबारा कमेटी करनी है। हाँ, शेयर जरूर करोगे औरों के साथ, ये काम करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, मैं इतनी मेहनत करूंगी फ्री फंड में, कब तक करूंगी, आखिरकार इंसान हूं। तो टैक्सेशन कमेटी हो गई हमारी 20 तक। 20 तक नहीं, हमें 12 तक याद करनी है, 20 तक सिर्फ नजर में रखनी है। अब देखो, अब है आपकी पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटीज। दो थी, एक तो थी प्री इंडिपेंडेंस, एक थी पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली याद रखनी है, प्री सिर्फ 3 ही है, याद हो जाएगी। सबसे पहले दादा भाई नरोजी, इन्होंने प्रोवाइड किए थे अपने अर्ली एस्टिमेशंस। नेशनल इनकम का आपको पता होगा, अपनी बुक में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी को लेके। ठीक है, सो दादा भाई नरोजी जी की बुक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सारी दुनिया को पता है कि इनकी ये बुक है, और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और तुम्हें ये नहीं बताना कि इनकी ये बुक है, तो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ ही नहीं रहे, पता नहीं अब तक क्या पढ़ रहे थे मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट दादा भाई नरोजी। सेकंड, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में आई थी। इस कमेटी का कंट्रीब्यूशन था कि वो क्या प्रोवाइड करे, अर्ली पॉवर्टी लाइंस एस्टिमेशन दे। उसके बाद लास्ट में है बॉम्बे प्लान। क्वेश्चन आ चुका है पॉवर्टी से रिलेटेड, ऑप्शंस ये थे, तो बॉम्बे प्लान उसका आंसर था, 1944 में आया था। ये भी आ चुका है कौन सी ईयर में, दिस प्लान इंक्लूड एस्टिमेशंस ऑफ पॉवर्टी इन इट्स इकोनॉमिक प्रपोजल। ठीक है, ये है आपकी प्री इंडिपेंडेंस कमेटीज जो आई थी पॉवर्टी से रिलेटेड। अब हम करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो इंपॉर्टेंट भी है। निमोनिक बाद में दिखाऊंगी, पहले कमेटी करेंगे। ओहो ओहो, दिख गया क्या, देखो फर्स्ट, दिखेगा ही, तुम्हारी किस्मत देखो। फर्स्ट, सबसे पहले जो है आपकी प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप बना 1962 में, जिस ग्रुप ने क्या फॉर्मुलेट किया कि अर्बन और रूरल की सेपरेट पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में पॉवर्टी लाइन की एक अलग वो है कि अलग है इनकी, कितने रुपए यहाँ कमाए, तो ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर है नीचे। यहाँ अर्बन में अलग है, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड्स, खर्चा पानी सब अलग अलग है अर्बन और रूरल एरियाज में। उसके बाद आई डांडेकर एंड रथ, नाम तो सुना ही होगा, क्वेश्चन 1000 बार आ चुका है, अलग लकड़ वाला। डांडेकर एंड रथ ने प्रोवाइड किया एक सिस्टमैटिक असेसमेंट पॉवर्टी, किसके बेसिस पे, कैलोरीज के बेसिस पे। हमें पता है कि अर्बन एरियाज में कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग है, रूरल एरियाज में कैलोरीज रिक्वायरमेंट अलग है। यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है कंपैरेटिवली, यहाँ के लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, भाई खेत में काम कर रहे हैं। थर्ड, अलग कमेटी। इस कमेटी को लड किया वाई के अलग जी ने, जिन्होंने डिफाइन की पॉवर्टी बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रुपीज के टर्म में, कि इतना खर्चा करोगे तो वो पॉवर्टी लाइन अर्बन एरियाज की अलग और रूरल एरियाज की अलग। फिर आपकी लकड़वाला कमेटी, ये कमेटी को चेयर किया डीटी लकड़वाला जी ने, जिनका फोकस क्या था कि कंजम्पशन पैटर्न्स रिफ्लेक्टेड द सीपीआई। जो कंजम्पशन पैटर्न है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सीपीआई को ही रिफ्लेक्ट करेगा, इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। फोर्थ के बाद आपकी जो 5th नंबर की कमेटी है वो है आपकी तेंदुलकर कमेटी, जो किसने 2009 में आई थी, किसने चेयर की थी, सुरेश तेंदुलकर जी ने की थी। इस कमेटी ने क्या किया था, रिव्यू किया था कि जो आपके जितने भी प्रीवियस मेथड्स बने हैं, इसमें जितनी भी शॉर्टकमिंग्स आई हैं, जितनी भी कमियां आई हैं, जितनी भी लिमिटेशंस आई हैं, इन कमियों को आपको क्या करना है, पूरा करना है। पूरा तो क्या, आपको एड्रेस करना है कि ये कमी है, इसके अंदर बताना है आपको बेसिकली। 5th के बाद 6 नंबर की जो आपकी कमेटी है वो है रंगराजन कमेटी। 6 ही कमेटी है और 6 कमेटी को हम
निमोनिक से याद कर लेंगे, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, बहुत बढ़िया बात है। चेयर्ड बाय सी रंगराजन जी, और ये कमेटी फॉर्म की थी टू रिव्यू द तेंदुलकर कमेटी मेथोलॉजी एंड प्रपोज अल्टरनेटिव मेथड, कि आपको एक तो तेंदुलकर कमेटी को रिव्यू करो और एक अलग अल्टरनेटिव मेथड जो है वो प्रपोज करो। तो ये रंगराजन कमेटी थी, ठीक है। अब इसका निमोनिक देखते हैं। देखो, प्लानिंग करते हैं, डंडा लेकर चलेंगे, अलग करना है लकड़े को तेंदुलकर के साथ, क्योंकि वो रंगराजन के साथ किसमें है, गरीबी में है। गरीबी इसलिए लिखा है क्योंकि पॉवर्टी से रिलेटेड है। प्लानिंग करते हैं, डंडा लेकर चलेंगे, अलग करना है लकड़े को तेंदुलकर के साथ, क्योंकि वो रंगराजन के साथ किसमें है, गरीबी में है। होप सो निमोनिक अच्छा लगा होगा। सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, उसके बाद है आपकी डांडेकर एंड रथ सेकंड, उसके बाद है आपकी अलग कमेटी, उसके बाद है आपकी लकड़वाला कमेटी, उसके बाद है आपकी तेंदुलकर कमेटी, उसके बाद है आपकी रंगराजन कमेटी। 6 की 6 कमेटीज जो हैं वो याद हो जानी चाहिए क्लास की क्लास में, ठीक है। अब हम करते हैं आगे टैक्सेशन। अब हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की कमेटी। पॉवर्टी की कर ली, टैक्सेशन की कर ली, अनएम्प्लॉयमेंट की सिर्फ 4 ही कमेटीज हैं, याद रहेंगी, करनी ही है। 1970 दंतावाला कमेटी वर्किंग ग्रुप ऑन द एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बनाती है उसके ऊपर। 1980 में आई टीएस पपोला कमेटी। 2008 में आई अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। ये सब किस पे है, अनएम्प्लॉयमेंट पे है। 2017 में जो आई वो आई टास्क फोर्स ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट डाटा, डॉक्टर अरविंद पनिग्रिया जी, नाम तो सुना ही होगा इनका आपने। तो ये कैसे याद करेंगे, वैसे तो 4 ही है, नॉर्मली भी याद कर लो, वरना DT AT दंतावाला कमेटी, TS पपोला कमेटी, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी और लास्ट में आई आपका टास्क फोर्स, ठीक है, DTAT। और किसके ऊपर है ये, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड द लास्ट कमेटी ऑफ टुडे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कमेटीज। देखो, इस कमेटी में कोई भी निमोनिक आपको नहीं मिलेगा और निमोनिक लेने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि बैंकिंग की जो कमेटीज आती है ना, उसमें ये पूछा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर कमेटी बनी है उसने क्या रिकमेंडेशन दी है, क्या काम किया है। ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से आते हैं, तो आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट 1975 में सबसे पहले आया नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, M नरसिम्हम जी, जिन्होंने रिकमेंड किया कि क्या एस्टेब्लिश होने चाहिए RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। आपको क्या बताना है, कौन से ईयर में रीजनल रूरल बैंक्स आए थे। देखो, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1975, छोड़ दो ये क्वेश्चन। सबसे पहले किस सिटी में RRB आया, ठीक है, और उसका नाम क्या था। ये 2 आंसर आप बता के जाओगे, और इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था, तो सारे आंसर्स आप एक साथ बताओगे, ठीक है, कमेंट में मेंशन करके जाओगे। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताओगे, बताना ही पड़ेगा। सेकंड 1979 शिवारमन कमेटी, किसने चेयर किया था, B शिवारमन जी ने। जो जो आपकी इंपॉर्टेंट कमेटीज होंगी ना, मैं उन्हें स्टार मार्क करूंगी, वो तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, बाकी सब नजरों से निकाल के जानी है जो मैं आपको करवाई रही हूँ। देखो, इन्होंने क्या कहा था, रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कि जो उधार दे रहे हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसको रिव्यू करना है। और लेटर फॉर्म्ड हुआ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन से ईयर में आया था, ये आंसर भी बताओगे। बता चुकी हूं मैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, वरना मैं बता देती, ठीक है। नाबार्ड, तो शिवारमन कमेटी ने, अगर पूछा जाए नाबार्ड किस कमेटी का था, तो शिवारमन। RRBs नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप। थर्ड जो है आपकी सुकुमाई चक्रवर्ती कमेटी, डॉक्टर S चक्रवर्ती जी इसके चेयरपर्सन थे। रिव्यू की थी इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड प्राइसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या रिव्यू किया था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को और प्राइसेस को। फोर्थ नंबर पे जो आपकी कमेटी है 1991, सारी दुनिया को पता है 1991 में क्या आए थे, NEPs, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, LPGs, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो नरसिम्हम कमेटी 1, चेयरपर्सन M नरसिम्हम जी, जिन्होंने इनिशिएट किया कि बैंकिंग सेक्टर्स में क्या आने चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि क्या रिड्यूस करना है, SLR और CRR, लिबरलाइज करना है किसको, इंटरेस्ट रेट को, इंट्रोड्यूस करने हैं कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स। ओके, तो ध्यान रहेगा ये। उसके बाद है 1987 में बघुल कमेटी। बघुल कमेटी ने एग्जामिन किया कि डेवलपमेंट हो मनी मार्केट का इंडिया में,
ठीक है, इंडिया में मनी मार्केट का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, उसको एग्जामिन करो। 6 नंबर पे जो है आपकी तारापुर कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। किसके ऊपर, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे एसएस तारापुर जी ने एग्जामिन किया द फिजिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, 7th नंबर पे जो है 1998 में नसीमम कमेटी 2, जिसने फोकस किया कि हम अपने बैंकिंग सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करें। ठीक है, एसेट का कैसे क्लासिफिकेशंस करें, रिकैपिटलाइज कैसे करें, एनपीए जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके लिए हमें क्या क्या रूल्स, क्या क्या नॉर्म्स लाने चाहिए, और कंसोलिडेशन बैंक्स का मर्जर हमने देखा ही होगा कि अभी कुछ टाइम से बहुत ज्यादा मर्ज हुए हैं बैंक्स। सो यस, नाउ 2005 में तारापुर कमेटी 2 एसएस तारापुर जी इसके क्या थे, चेयरपर्सन, जिन्होंने रोड मैप दिया द फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो तारापुर कमेटी जहां पे आ जाए उसका आंसर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, क्वेश्चन आया हुआ है वही बता रही हूँ, स्टार मार्क कर रही हूँ, वो सारी कमेटीज बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 9th नंबर पे 2007 में रघुराम राजन जी की कमेटी है, इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने क्या प्रपोज किए हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या लेके आने हैं, रिफॉर्म्स लेके आने हैं, इंक्लूजन, डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेंथन करना। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स रिलेटेड आ जाए तो कौन है, रघुराम राजन जी। उसके बाद है आपकी 10th नंबर पे दीपक मोहंते कमेटी। दीपक मोहंते जी इसके चेयरपर्सन 2009 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू किया था इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को, सजेस्ट किया था टारगेट पॉलिसीज को। कि किसने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को प्रपोज किया, रघुराम राजन जी ने। रिव्यू किसने किया, दीपक मोहंते कमेटी ने। ठीक है, उसके बाद मालेगांव कमेटी आ चुका है ये क्वेश्चन भी, जिन्होंने क्या किया, स्टडी किए इश्यूज इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, कि जो हम स्मॉल लोन्स देते हैं ना उसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं उन सेक्टर्स में, उन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में, उनको क्या करो, रिव्यू करो। 12th नंबर पे है आपकी नचिकेत मोर कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए बैंकिंग का 2016 तक सबके पास बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, और यही है जिन्होंने पेमेंट बैंक्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस सजेस्ट किए थे। ठीक है, जो आज हम यूज कर रहे हैं ना वो इन्होंने ही सजेस्ट किया था, नचिकेत मोर कमेटी ने, जिसको चेयर किया था किसने, नचिकेत मोर जी ने। उसके बाद 13th नंबर पे 2014 में आई उर्जित पटेल कमेटी, चेयरपर्सन उर्जित पटेल जी, जिन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बताया कि क्या आरबीआई का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए इन्फ्लेशन के टारगेट्स को लेके, जो हमें पता है क्वेश्चन आ चुका है 4 ± 2%। मैक्सिमम इन्फ्लेशन कहाँ तक जा सकता है, 6% तक जा सकता है, और मिनिमम इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी में 2% होना चाहिए। ये आपका मिनिमम इन्फ्लेशन होना चाहिए और ये आपका मैक्सिमम इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जो है बियर कर सकते हैं। इसके आर पास गए, इसके बाद गया या 2% से कम हुआ या 6% से ज्यादा हुआ तो आरबीआई जो है इंटरवीन करेगा और अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उनको क्या करेगा, रिव्यू करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, देखो मॉनेटरी पॉलिसीज आरबीआई देता है और फिस्कल पॉलिसीज कौन लेके आता है, गवर्नमेंट लेके आती है। ठीक है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू की पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज हमें पता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो पॉलिसीज हैं, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीजें। ठीक है, 14th नंबर पे पीजी नायक कमेटी, चेयरपर्सन पीजी नायक जी, जिन्होंने एग्जामिन किया द गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। 15 नंबर पे है एचआर खान कमेटी, फोकस्ड ऑन इश्यूज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स ट्रांसमिशन। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं वो स्टार मार्क लगा दूंगी, बट पढ़नी सारी है, कोई भी आ सकता है, कल को ये ना कह दो कि करवाया और आया और आपने ये नहीं बताया कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो स्टार मार्क है उसको इग्नोर नहीं करना है, लेकिन जो स्टार मार्क नहीं कर रही है उसको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। 16 पे दीपक मोहंते कमेटी सेकंड बनी, जिसने रिविजिट किया कि उसने कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन तो दे दिया कि सबको इंक्लूड करो, सबके पास सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन में लेके आओ, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, लेकिन टेक बेस्ड सॉल्यूशन दिया। जो आज डिजिटल इंडिया की बात चल रही है ना, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे सबको इंक्लूड कर सकते हैं वो इन्होंने बताया। 17th नंबर पे बिमल जलान कमेटी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने रिव्यू किया आरबीआई के कैपिटल फ्रेमवर्क को। ओके, नाउ 18 नंबर पे जो आपकी कमेटी है वो है के वी कामात कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे के वी कामात, जिन्होंने रीस्ट्रक्चर किया ऑफ लोन्स पोस्ट कोविड-19, कि कोविड-19 जा चुका, अब हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, उन सेक्टर्स के फाइनेंशियल पैरामीटर्स हमें कैसे सेट करने हैं। किसी सेक्टर में अगर फाइनेंस की कमी है तो आरबीआई को बोला गया कि भाई आप यहाँ पे ज्यादा लोन प्रोवाइड करो, जहाँ पे नहीं है वहां से रिसोर्सेज लिए गए। तो ये सारी चीजें, इन सब के ऊपर काम किया किसने, केवी कामात कमेटी ने। ठीक है, तो ये सारी हो गई हमारी बैंकिंग की कमिटीज। बैंकिंग की कमिटीज हमने कंप्लीट कर ली, और हमने कौन सी कर ली, अनएम्प्लॉयमेंट की डीटीएटी, उसके बाद हमने कौन सी करी है,
पॉवर्टी एस्टिमेशंस कमेटी, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस का निमोनिक क्या था? प्लानिंग करते हैं, डंडा लेकर चलेंगे, अलग करना है लकड़े को तेंदुलकर के साथ, क्योंकि वो रंगराजन के साथ किसमें है? गरीबी में है। ठीक है नाउ, और जो हमने सबसे पहले कमेटी की थी वो कौन सी करी थी? टैक्सेशन कमेटी। ठीक है, टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने कमीशन से कहा इनडायरेक्ट इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स लाने हैं डायरेक्ट टैक्सेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि इंक्वायरी कौन करने वाला है? भूत करने वाला है बेंचों की, वो राज करेगा इनडायरेक्टली जहां के साथ, तो चौकस रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि चेला है वो रेखी केलकर का। तो देखो मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटीज थी वो कवर कर ली, यही इन्हीं कमेटीज से सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई और कमेटी भी है तो वो मेंशन कर देना, कोई डाउट है वो मेंशन कर देना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो और कुछ तो है नहीं मेरे पास, बस यही है कि आप शेयर करो ताकि मेरे को भी मोटिवेशन हो कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, लर्नर्स देख रहे हैं तो मैं बनाऊं, वरना आप सोचो कि कुछ मिल नहीं रहा और कैसे होगा। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।